हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राजेश कांत। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस। अपोजिंग रिएक्शंस क्या होती है बेटा? जब एक कोई रिएक्शन चल रही होती है, किसी सर्टेन कंडीशंस पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और सेम कंडीशंस पे जब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाने लगे तो उस समय केमिकल काइनेटिक्स के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या रहता है, उसकी हम बात करेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा जहाँ से आपको मैं बता पाऊंगा कि कैसे है। चलिए जी, शुरू करते हैं। क्या? हमारा अपोजिंग रिएक्शन, आज का टॉपिक है हमारा अपोजिंग रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग रिएक्शंस। अपोजिंग रिएक्शंस बोलिए या रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं आप। रिवर्सिबल रिएक्शंस। चलिए इसके लिए हम शुरुआत करते हैं और इसमें भी हमने केस, सिंपलेस्ट केस समझना है, जिसमें कि हमारा बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है दे आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद a simple example: A getting converted into B. Let the rate of conversion of A into B, let the specific rate constant for this reaction is forward reaction is K1, and let the specific rate constant for backward reaction is क्या है वो K2। क्या है? K1 और K2 represents the first order rate constants for the forward and backward reactions respectively. Suppose A is the initial concentration. Initial means जब time शुरू हुआ था, at time just at the start of the reaction. Let A be the initial concentration of A, and after time T, जब time T गुजर गया, let X जो moles हैं इसके, they have been converted into products. So the concentration of A after time T will be A minus X. और अगर x कन्वर्ट हो गया है तो b कितना बन गया है? x बन गया है। ये वो केस है अगर सिर्फ एक तरफ चलती रिएक्शन a से b बनता, तो उस समय आफ्टर टाइम t जो x मोल्स रिएक्टेंट्स के कन्वर्ट हुए थे वो प्रोडक्ट b में b उतने मोल्स बन जाता, उसमें कन्वर्ट हो जाता प्रोडक्ट में। पर यहाँ पे क्या केस है? हमारा जो b है वो भी जा रहा है a में। चलिए, हमने अभी तक माना कि लेट आफ्टर टाइम t जो हमारा है x moles of जो a है they have decomposed from b, then the concentration after time t is a minus x and the concentration of b at the same time is x होना चाहिए होगा। लेकिन अभी हम देखेंगे हमारी यहाँ पे कंडीशंस कुछ अलग है। क्या? तो अगर इन कंडीशन पे जाएं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन मींस जहाँ पे रिएक्टेंट ए बी में जा रहा है, this should be equal to rate of any reaction is it directly proportional to the concentration of the reactants at that time। और आफ्टर टाइम t a की कंसंट्रेशन का बची है a माइनस एक्स, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है यहाँ पे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए k1 है। सिमिलरली द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितनी होगी? जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है? बी है, और इसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है बी है, और बी की कंसंट्रेशन टाइम टी पे क्या है? एक्स है, और इसकी जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है? के टू। तो ये हो गया के टू इंटू एक्स। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए है। ठीक है जी। अब देखिए, एक रिएक्शन है जो कि बी को बना रही है, एक है रिएक्शन जो बी को जो है वो वापस लेके जा रही है। वापस लेके कौन जा रहा है? के टू, जो इसको वापस लेके जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन है। मीन बी का रेट का बनने का रेट क्या है? जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, और बी के वापिस जाने का रेट क्या है? जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है। मैं इसमें बी जो है फॉर्म हो रही है, बी इसमें फॉर्म हो रहा है, और इसमें बी को जो है वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, या जो है क्या ये फॉर्म हो रहा है, तो मैं कहूँगा डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है जी। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? देयरफॉर नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी या फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? क्योंकि जितना बना उसमें से कुछ वापस भी चला गया। अब बी इज, जितना बना बना कितना? k1 इंटू ए माइनस एक्स, डिकम्पोज कितना हो गया? k2 इंटू एक्स। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन वो देंगे, नेट रेट ऑफ कितना बनेगा? जितना नेट एक डिकम्पोज होगा।
तो डिकम्पोजिशन ऑफ ए का रेट क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है, तो डी एक्स अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, और वो है के वन इंटू ए माइनस एक्स, माइनस माइनस क्यों, ये था रेट ऑफ जो है इसके बनने का, मेरे को डिकम्पोज होने का लिखना था, ये था उसका रेट बनने का, जबकि मेरे को डिकम्पोज होने का लिखना है, खत्म होने का लिखना है, तो दिस विल बी विद नेगेटिव साइन ऑफ दिस रेट, सो माइनस के टू इंटू एक्स। ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी में ए में कन्वर्ट हो रहा है, आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, और इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होता है, जितना रिएक्टेंट्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, मींस नेट रेट जो है किसी भी स्पीशीज के फॉर्मेशन का जीरो हो जाता है, और नेट रेट हम इक्विलिब्रियम में इन टर्म्स ऑफ बी देखेंगे, हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ गया, द नेट रेट of production of B will be zero. Net rate of production of B is zero. नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन कौन सी इक्वेशन दे रही है, ये इक्वेशन दे रही है हमें, अगर आप इसकी नंबरिंग करना चाहें तो इसको आप लिख लीजिए, इक्वेशन वन है जैसे आपके पास, ये इक्वेशन टू हो गई आपके पास, ये इक्वेशन थ्री हो गई आपके पास, ये इसको इक्वेशन को फोर लिख लीजिए, और नेट रेट जब इसको जीरो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बी इज जीरो, दिस इंप्लाइज इक्वेशन फोर शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जो कि के वन इंटू ए माइनस एक्स है, लेकिन बेटा एक चीज और है, डी एक्स अपॉन इज जीरो, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो, ये तो मैं मान रहा हूं, बट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपने खुद ही कहा कि जो इक्विलिब्रियम जो है वो कंडीशन है जबकि कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाती है, एट इक्विलिब्रियम यहां पे हम लिख लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स ई, जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो कितना एक्स कन्वर्ट हो गया था, कितना ए कन्वर्ट हो गया था, ए के कितने मोल्स कन्वर्ट हो गए थे, लेट इट बी एक्स ई, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे खास कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई होगी, और एक्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और इक्विलिब्रियम पे ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक्स ई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, जो कि एक्स हमारा वेरिएबल था, वो किसी भी टाइम पे डिफरेंट वैल्यूज लेता था, पर एक पर्टिकुलर टाइम जो इक्विलिब्रियम का टाइम है उस समय एक्स की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक्स ई कहा है, इसका मतलब जब एक्स एक्स ई के बराबर होगा तो तब डी एक्स अपॉन डी टी जीरो होगा, तब कोई भी चेंज एक्स में नहीं होगी, क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक्स जो है कांस्टेंट हो गया, एक्स ई हो गया है, ये दोनों कंडीशंस फोर इक्वेशन में डालिए, तो दिस इंप्लाइज डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल जीरो मीन्स ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस एक्स ई माइनस के टू इंटू एक्स ई, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हम आगे पहुंचे, दिस इंप्लाइज, अगर यहाँ पे ये एक टर्म को उधर ले जाए, माइनस के टू एक्स ई को इधर ले आए, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, के वन इंटू ए माइनस एक्स ई इज इक्वल टू के टू इंटू एक्स ई, आप समझिए के टू को माइनस के टू एक्स ई को मैं उधर ले आया हूँ, दिस इंप्लाइज के टू की वैल्यू, ये एक्स ई को इस तरफ ले जाइए ए माइनस एक्स ई के नीचे, दिस विल बी इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई, ये किसकी वैल्यू आ गई, के टू की वैल्यू आ गई, लेट दिस बी द इक्वेशन फाइव, लेट दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन, इक्वेशन फाइव, चलिएगा बेटा आगे, ये कौन सी कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है जी, और एक्स ई क्या है, इक्विलिब्रियम पे इसकी जो है क्या बोलिएगा कंसंट्रेशन है एक्स की, यूजिंग इक्वेशन फाइव इन फोर, फाइव में से हमारी वैल्यू निकली है के टू की, उस इक्वेशन को उसमें उसमें वो भर दीजिए इक्वेशन फोर में, तो हमें क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा, मैं भरूंगा, मेरे पास रफ में भी लिखा हुआ है ये, तो के हमारे पास आ गया डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस एक्स, और के टू की जगह मैं वैल्यू पुट कर लूंगा के वन अपॉन एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स ई, और एक्स जो ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ है के टू इंटू एक्स था तो एक्स अपनी जगह रहा, दिस इज इक्वल टू क्या आया बेटा, के वन खोल दिया मैंने इंटू ए माइनस के वन इंटू एक्स, माइनस सारी टर्म्स को खो रहा हूँ, के वन अपॉन एक्स ई इंटू ए माइनस माइनस प्लस हो गया, के वन एक्स ई और एक्स ई कट गया, तो ये हमारे पास आ गया, नहीं ऊपर ये के वन, ये शायद मैंने कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया, क्या हाँ ये एक्स ई है तो इंटू एक्स है, तो नीचे क्या है के वन इंटू एक्स ई ही है, के वन इंटू एक्स ई इंटू ए माइनस के, ये तो आ गया प्लस, प्लस आ गया के वन
इंटू एक्स अपॉन एक्स ई, एक्स अपॉन एक्स ई, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं साथ में। के वन इंटू एक्स भी है यहाँ पे बेटा, ये एक्स भी है यहाँ पे। नहीं तो मैं दोबारा से बताता हूँ इस स्टेप को करके। ये देखिए दोबारा से क्या हो गया, यहाँ पे है हमारे पास इजिकल टू, पहली बार टर्म को खोलिए, के वन इंटू ए माइनस के वन इंटू एक्स। फिर इस टर्म को खोलिए, एक्स को भी बाहर ही रहने दीजिए, तो नहीं तो एक्स को पहले ऐसे कर दीजिए, के वन इंटू एक्स ही है ना। अब एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ए इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स। अब खोल लीजिए, इज इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस के वन इंटू एक्स माइनस के वन इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एक्स ई, माइनस अब सेकेंड टर्म के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करना, माइनस के वन एक्स ई को, माइनस माइनस प्लस हो गया, के वन यहाँ रहा, एक्स ई कट गया, तो के वन इंटू एक्स ये मेरे पास आ गया, के वन इंटू एक्स, ये पूरी टर्म आ गई। इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल लूँ तो दिस विल बी इक्वल टू के वन इंटू ए, के वन और के वन की टर्म जो है वो इकट्ठे कर लीजिए, के वन यहाँ पे है हमारे पास और के वन यहाँ पे भी है, तो के वन इंटू ए माइनस, हाँ ये देखिए ये प्लस और ये माइनस भी कट गया, मेरे पास बचा के वन इंटू ए इंटू के वन इंटू ए एक्स अपॉन एक्स ई। सिर्फ मैथमेटिकली इसकी थोड़ी हम सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले रहे हैं, के वन भी कॉमन आ गया, ए भी बाहर कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बचा, बीच में बचा वन माइनस एक्स अपॉन एक्स ई। और इसको और भी अगर लिखें, एक्स ई को कैसे, के वन इंटू ए इंटू एक्स ई माइनस एक्स अपॉन एक्स ई, आर दिस इज इक्वल टू के वन ए एक्स ई। क्यों किया मैंने ये, देखिए एक्स ई भी कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और बीच में बचा एक्स ई माइनस एक्स, एक्स ई को भी मैंने इसके साथ रख लिया। अब ये मेरे पास शुरू से क्या आ रहा था, ये वैल्यू थी डी एक्स अपॉन डी टी की, डी एक्स अपॉन डी टी की। ये जो इक्वेशन है बेटा, लेट इट बी इक्वेशन 6। इस इक्वेशन को अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मेरे को दे रहा है इनफिनिटेसिमल स्मॉल रेट एट टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, और मेरे को एक खास रेट निकालना है, टोटल चेंज निकालनी है, ये इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन एक्स की बात कर रहा है। अगर मेरे को टोटल चेंज निकालनी है तो मेरे को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, चाहे तो विद इन द लिमिट्स करके कर लीजिए जैसे मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको समझाया, या यहाँ पे हम पहले इंटीग्रेट कर लेंगे विद इंटीग्रेशन कांस्टेंट और फिर वैल्यू पुट करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म में रहेगा। चलिए इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटिंग विदाउट लिमिट कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन वी विल गेट क्या, देखिए इंटीग्रेट करना है तो उससे के लिए पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करने के लिए क्या होगा, डी एक्स, एक्स के साथ एक्स की टर्म्स रखिए सारी, क्योंकि के वन कांस्टेंट है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन है कांस्टेंट है, और एक्स ई कांस्टेंट है, इसलिए इसको तो रखिए इधर ही, के वन भी इधर ही, ए भी इधर भी, एक्स ई इधर भी। अब जो एक्स वेरिएबल है, एक यहाँ पे वेरिएबल है एक्स जो कि इस टर्म में इन्वॉल्व है, और एक वेरिएबल है यहाँ पे टी जो कि यहाँ इन्वॉल्व है। टी को मैं अलग करके ले गया दूसरी तरफ, और ये कांस्टेंट है सारे, इसलिए इसको टी के साथ ही रखा, और जो वेरिएबल एक एक्स है वो अपने डी एक्स के साथ रखा, डी एक्स ई माइनस एक्स। अब इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेट करने के लिए पहले वेरिएबल्स को सेपरेट किया, अब इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट करना है विदाउट लिमिट, तो साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, ये क्या है, वन अपॉन एक्स ई, एक्स इज ए कांस्टेंट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज समवट सिमिलर टू दी वन अपॉन ए माइनस एक्स। वो क्या आता था, ये आता था log ऑफ वन अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। नहीं तो मेरी पहली वीडियो देखिए, वहां पे एक्स ई की जगह ए होगा, वो भी कांस्टेंट है ए, एक्स ई भी कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन है वन अपॉन कांस्टेंट माइनस एक्स की, तो वो आता है log ऑफ वन अपॉन एक्स ई माइनस एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस log ऑफ एक्स ई माइनस एक्स, जैसे आपका दिल है वैसे रखिए। चलिए इस साइड की इंटीग्रेशन मैंने लिख ली log ऑफ एक्स ई माइनस एक्स, तो इस साइड की जो इंटीग्रेशन है के वन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एक्स ई कांस्टेंट, डी टी की इंटीग्रेशन टी प्लस सी, फिर सी क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये है हमारा इंटीग्रेशन सी यू एन एस टी ए एन टी कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, एट टी इक्वल टू जीरो, जब स्टार्ट हुई थी रिएक्शन
एक्स तो जीरो था उस समय, एक्स कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ था। तो इस चीज को हम जो है यहाँ पे पुट कीजिए, इक्वेशन 7 लिख लीजिए, इस इक्वेशन को 7 लिख लीजिए, यूजिंग दिस कंडीशंस इन इक्वेशन 7। इन इक्वेशन 7 में ये टर्म्स यूज कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ एक्स, कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस जीरो, क्योंकि x जीरो है जब t जीरो है, मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूँ, इजिकल टू के वन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट इनटू जीरो प्लस सी। तो यहाँ से देखिए ये पूरी टर्म तो जीरो के बराबर हो गई, तो दिस इंप्लाइज माइनस log ऑफ एक्स ई इजिकल टू सी, मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है हमारा, c है। लेट इट बी इक्वेशन 8, और इसको यूज कर लीजिए किसमें, यूज 8 इन 7, यूज 8 इन 7, सेवंथ इक्वेशन में यूज कीजिए, 8 में से वैल्यू c की इसमें यूज कीजिए, तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, माइनस log ऑफ, सेवंथ इक्वेशन क्या है, माइनस log ऑफ एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू, कहाँ गया सेवंथ इक्वेशन हमारा, ये है एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू ए अपॉन एक्स ई इंटू टी, और सी की जगह आप लिखेंगे माइनस log ऑफ एक्स ई। ठीक है बेटा, यहाँ तक पहुंच गए। log वाली टर्म इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगी, तो log ऑफ एक्स ई माइनस log ऑफ एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन ए अपॉन एक्स ई इंटू टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m अपॉन n, n क्या है हमारा, एक्स ई माइनस एक्स, ये पूरी टर्म n है, दिस इज इक्वल टू के वन ए अपॉन एक्स ई इंटू टी। और हमें जब भी काइनेटिक्स में कुछ डिस्कस करना है तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स निकालने हैं, और यहाँ पे k1 है हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, k1 विल बी इक्वल टू, k1 इधर रखिए, ये सारी टर्म्स उधर ले जाइए, दिस विल बी एक्स ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, t भी नीचे आ जाएगा बेटा, a और t नीचे आ गए, तो log ऑफ एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। एक्स ई क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्स क्या है, एट टाइम t कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और आपका जो है के वन क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। दस द वैल्यू ऑफ के वन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 9, इस इक्वेशन को 9 लिख लीजिएगा। ठीक है जी, बाय इक्वेशन 9 इफ क्या क्या पता है हमें, एक्स ई एक्स एंड टी आर नोन, द वैल्यूज ऑफ एक्स, चलिए जी, द वैल्यू ऑफ के वन कैन बी कैलकुलेटेड, द वैल्यू ऑफ के वन कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी calculated provided क्या, the values of, क्या क्या पता हो, एक तो हमें एक्स ई पता हो, एक एक्स पता हो, और किस टाइम पे बात कर रहे हैं टी का, वो जो हमें जो है दे आर नोन। अगर ये वैल्यूज नोन है तो वैल्यूज पता चल जाएंगी। द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, एक्स क्या है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोटिसिंग, बाय नोटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, कितनी रिएक्शन आगे बढ़ी है, रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम, मैं डिफरेंट टाइम पे आप देखो एक्स कितना है, डिफरेंट टाइम पे कितने रिएक्टेंट्स का कम हो गए हैं, और वो एक्स दे देगा, डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टी पे डिफरेंट एक्स निकालो, और उनसे क्या निकालो आगे जो भी है। ठीक है जी, एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है जी, टाइम इंटरवल्स हो गए टी। ठीक है जी, बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम के आने से पहले इसको पता करना है, बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है जी, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन गिव्स, जो ये कंसंट्रेशन हम निकालेंगे डिफरेंट टाइम पे, कंसंट्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्स ई। ठीक है जी, इससे हमें जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ई भी मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, द इक्विलिब्रियम बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, एंड व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिख लीजिए,
the concentration of Xe can be calculated. The concentration Xe can be determined when equilibrium is attained. When इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब आप देखेंगे फर्दर कोई चेंज नहीं हो रही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में। ठीक है जी। 10 10 द वैल्यू 10 बाई सब्स्टिट्यूटिंग 10 10 ऐसे लिख लीजिए 10 द वैल्यू ऑफ K1। ठीक है जी। कैन बी डिटरमिन 10 वैल्यू K1 कैन बी कैलकुलेटेड, और जब वैल्यू के की निकल गई कैलकुलेटेड। ठीक है जी। द वैल्यू विच हेल्प्स टू कैलकुलेट टू फाइंड, ऐसे लिख लीजिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K2। कौन सी इक्वेशन थी जहां पे K2 और K1 का रिलेशन था? आप देखेंगे तो इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 वैल्यू ऑफ K2 फ्रॉम इक्वेशन 5। बेटा K1 भी निकल गया, K2 भी निकल गया, तो हमारा मसला सारा सॉल्व हो गया। ये हमारा था केमिकल काइनेटिक्स। जब भी डिस्कस करनी है तो हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पता करने हैं, और आज किस रिएक्शन के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पता करने हैं? जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि K1 फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है और K2 बैकवर्ड का है। कैसे शुरुआत करी हमने? ऐसे शुरुआत किया, ए मोल ऑफ ए है, एफ टाइम टी पे एक्स मोल कन्वर्ट हो गए हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा, बैकवर्ड रिएक्शन लिखा, और फिर हमने नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी निकाला। कैसे? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी बन रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन को अगर हम रेट को उल्टा कर दें तो रेट उसका डिकम्पोजिशन का रेट है। और अगर हमने माना, ये तो हमने लिख लिया नेट डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, फिर हमने इक्विलिब्रियम कांसेप्ट लगाया। लेट अगर एक्स इक्विलिब्रियम पे कितने कन्वर्ट हुए हैं इक्विलिब्रियम में, एक्स, लेट इट बी एक्स ई, तो उस समय रेट ऑफ प्रोडक्शन जीरो होगा। कंडीशन वही है कि जब एक्स एक्स ई है तब डी एक्स बाई डी टी जीरो है, और ये कंडीशन लगाने पे K2 और K1 के बीच में हमने रिलेशन पता कर ली। अब हमने क्या पता करना है? दोनों में से कोई एक कांस्टेंट पता चल जाए। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन से हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे K2 आया, उसको मैंने फिल किया। जो इक्वेशन 4 थी हमारी, कहाँ पे थी? ये ऊपर थी, जो कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी जो थी हमारा नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी था, उसको यूज किया और मैथमेटिकली सारे स्टेप्स को सॉल्व किया आपके सामने। फिर मैंने ये निकाला dx बाई dt, और फिर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। उससे पहले मैंने इसको वेरिएबल्स को सेपरेट किया, सारा मैथ्स किया, यहाँ पे फार्मूलाज भी आपको समझाए, और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट निकाला, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे K1 निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स ई एंड टी। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, पता है आपको, एंड डिफरेंट टाइम्स पे अगर आप पता कर लेंगे, डिफरेंट टाइम्स पे अगर आप पता करेंगे क्या, डिफरेंट टाइम्स पे आपके पास ये देखिए डिफरेंट टाइम्स हैं। और मैं एक मिनट थोड़ा सा कलर में लाइट इसका यूज करता हूँ। ये डिफरेंट, ये ए क्या है आपका? एक इनिशियल कंसंट्रेशन है। एक्स टी क्या है? डिफरेंट टाइम पे। एक्स ई क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एक्स पता करते चलिए, बस डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एक्स पता करते चलिए। डिफरेंट टाइम, दो चीजें आपके पास क्या क्या है? एक डिफरेंट टाइम है और डिफरेंट एक्स है, बाकी चीजें कांस्टेंट हैं। कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं? एक्स ही कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एक्स पता करेंगी और इनको इस क्वेश्चन में डालेंगी, के पता चल जाएगा। और जब के पता चलेगा तो मैंने ये पूरा आपको बता दिया। उसकी वजह से विद हेल्प ऑफ इक्वेशन 5 हम क्या करेंगे, K2 भी निकाल लेंगे, और ये हमारा जो है पूरा पर्पज हमारा सॉल्व हो जाएगा। किसका? कि जो हमने केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करनी थी। किसकी बेटा? जो हमारी ये थी रिवर्सिबल रिएक्शंस के, ये उसकी थी, या अपोजिंग रिएक्शंस की। थैंक यू।